नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अंदरूनी खबर बिहार से आ रही है। खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेहद खास एजेंडे पर दिल्ली पहुंचे हैं। गवर्नर भी दिल्ली पहुंचे कल, और इन दोनों के दिल्ली दौरे का असली मकसद ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से विधानसभा भंग करने के मुद्दे पर साफ साफ बात करना। साफ साफ बात इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष इसी वर्ष 28 जनवरी को जब जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक रिश्ता फिर से जोड़ा था, उस वक्त का टर्म कंडीशन यही था कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए, हो सके तो लोकसभा चुनाव के साथ कराने के लिए। और अब चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो 30 सितंबर है, और मान लेते हैं कि अगर 30 सितंबर को भी विधानसभा भंग होती है तो 6 महीने की जो मियाद है कार्यवाहक सरकार की, यानी 30 मार्च तक, यदि आज भी विधानसभा भंग हो तो आज 30 सितंबर से 30 मार्च के बीच में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है। मोटे तौर पर कहें तो दिल्ली के चुनाव के साथ हो सकता है। फरवरी में विधानसभा चुनाव कराना जनता दल यूनाइटेड की दिली इच्छा है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा पटना में यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार, ये वो। अब नीतीश कुमार नई सरकार के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कदमों से पीछे क्यों हट रही है? कारण क्या है? आखिर भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार को साथ लेकर आई थी, इंडिया गठबंधन में सेंध लगाई गई थी नीतीश कुमार के माध्यम से, उस वक्त का वादा पूरा करने में दिक्कत क्या है? और नीतीश कुमार दिल्ली से, चूंकि अब नीतीश कुमार के बूते, चंद्रबाबू नायडू के बूते नरेंद्र मोदी की सरकार है और इन्हीं के हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल है। यही बैसाखियां हैं जो 272 के आंकड़े के पार पहुंचा रही है। 292 की सदस्य संख्या है एनडीए की, और नीतीश नायडू के 28 सांसदों को हटा दे तो ये सीधे सदस्य संख्या 264 पर आकर गिर जाती है, बहुमत के आंकड़े से 8 कम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में होते हैं तो राजनीतिक भूकंप होने की चर्चा कैसे तेज हो जाती है। चलते हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और इस मुद्दे पर अद्यतन जानकारी से लैस ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और आज पटना के राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि बिहार विधानसभा भंग की जाए और बिहार का विधानसभा चुनाव कराया जाए। जो नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि जो 43 नंबर जो चिपका हुआ है ये 80 प्लस नंबर में कैसे कन्वर्ट हो जाए। ये 43 की सदस्य संख्या देखकर कहा जाता है कि उनके घुटने का लहर कपार पर चढ़ जाता है नीतीश कुमार के, ये बात कही जाती है। और अब चूंकि एक परिस्थिति ये है कि 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को काउंटिंग है हरियाणा की, 8 तारीख के तत्काल बाद महाराष्ट्र के और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखें तय होंगी। और महाराष्ट्र और झारखंड जैसे ही खत्म होगा चुनाव, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो पिछले वर्ष, जो 5 साल पहले देखा जाए 2020 में, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी में हुए थे। अगर आपको याद हो, 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग हुई थी। और फरवरी में बिहार में चुनाव पहले भी हुए हैं। 1990 का विधानसभा चुनाव हुआ है। 95 का चुनाव जो 9 चरणों में टीएन सेशन ने कराया था, वो फरवरी में ही शुरू हुआ था और मार्च के अंत तक, अप्रैल तक जाके खत्म हुआ था। खैर, वो अलग परिस्थिति थी। फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव 2000 में भी हुए। फरवरी में विधानसभा चुनाव 2005 का पहला चुनाव भी हुआ। और फरवरी में विधानसभा चुनाव, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार कल लौटते हैं पटना, परसों भंग कर देते हैं, या 8 तारीख को जैसे ही, 9-10 तारीख को जैसे ही ये महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, तब भंग कर देते हैं, तब तो उन्हें 11-12 अप्रैल तक का समय होगा। और अभी भी भंग करते हैं तो 30 मार्च तक का समय है। अगर 30 सितंबर को भंग करते हैं तो 30 मार्च तक का समय है। 1 अक्टूबर को भंग करते हैं तो 1 अप्रैल तक का समय है चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए, यानी फरवरी में साथ में हो सकता है। गवर्नर भी दिल्ली पहुंचे हैं। वो दिल्ली तलब किए गए हैं या नीतीश कुमार की इच्छा, आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि 272 के आंकड़े के लिए कितने जरूरी है नीतीश नायडू नीतीश, यानी नानी फैक्टर। नानी फैक्टर कभी भी सत्ता की नानी याद दिला सकती है, यह बात कहने की जरूरत नहीं है। नानी याद दिलाना एक मुहावरा है, आप सुने होंगे, फिल्मों में भी देखते होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, इतने गुपचुप तरीके से परसों तक किसी को पता ही नहीं था कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं।
अचानक नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, दिल्ली पहुंचे, गवर्नर भी दिल्ली पहुंच गए। सबको लगा कि ये हो क्या रहा है। आज जो चीजें डिकोड हो रही है ऋषि जी, आपके पास अद्यतन जानकारी क्या है, इस पर आप लेटेस्ट अपडेट से लैस होते हैं। देखिए, ये पटना से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा जोरों पर है कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं, और जैसे ही नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की ओर निकलते हैं, राज्यपाल साहब भी दिल्ली चले जाते हैं। वो भी तब राज्य के दो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति एकाएक एक साथ दिल्ली रवाना होते हैं। वो भी तब जब बिहार के 18 जिले जो हैं वो बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं। आपके यहाँ भूमि सर्वे चल रहा है, तमाम ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसके बाद ये कौन सा परिस्थिति डेवलप होता है जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल को आनन फानन में दिल्ली पहुंचना होता है। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि फरवरी में मध्यावधि चुनाव हो, और इसी को लेकर वो दिल्ली गए हैं। तमाम नेताओं से इस पर राय विचार वो करना चाहते हैं। अपना पक्ष जो है दिल्ली दरबार, यानी जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो दरबार है वहां रखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि फरवरी में चुनाव करवा लिया जाए, ताकि जो बाढ़ का जो प्रकोप है उसको भी मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। मतलब उस समय बाढ़ का उतना प्रकोप रहता नहीं है। यदि लोगों में यदि कुछ गुस्सा भी होगा तो उसको उस टाइम पीरियड में न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा जी। दूसरी बात, मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि नीतीश कुमार नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। एक तो उसका बड़ा कारण है जो मैंने अभी बताया, 17-18 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। किस प्रकार से बाढ़ जो है तमाम जिलों को प्रभावित कर रखा है। वहां के लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी है, और नाराजगी स्वतः हो भी जाती है। कोई भी सरकार यदि कितना भी कर्तव्य निष्ठा से काम करे, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, तो नाराजगी एक प्रकार की नाराजगी रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो प्रवासी बिहारी जो हैं, जो फेस्टिवल टाइम में दिवाली छठ में जो बिहार आते हैं, उनका झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ है, एक नए ऑप्शन की तरफ। खासकर जो युवा वर्ग जो आईटी टीम में काम करते हैं, बाहर मतलब अपने घर से बाहर जाके दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में काम करते हैं, उनका झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ है। तो नीतीश कुमार इससे भी बचना चाहते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है, वो भी प्रशांत किशोर से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होते जा रहे हैं। पैन बिहार उनका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। यदि ये चुनाव फिक्स शेड्यूल में होंगे, यानी अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 के आसपास होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर को कितना बड़ा समय मिल जाएगा, जिससे नीतीश कुमार बचना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है कि एक डिस्कशन करने नीतीश कुमार गए हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये प्रेशर है, दबाव है कि चुनाव समय से पूर्व मतलब फरवरी में करवा लिया जाए। जी। एक चर्चा ऋषि जी मैंने और सुनी है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि पुष्टि इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि नीतीश कुमार को अगर ऐसा करना भी होगा तो ये नीतीश कुमार की छोड़ दीजिए, बिहार में सेक्रेटरियों को नहीं पता होगा। बिल्कुल। चर्चा दरअसल ये है कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष और नेता का ऐलान करेंगे। चर्चा मैंने ये सुनी है और कुछ लोगों के मुंह से सुनी है, लेकिन मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, मैं पहले भी स्पष्ट कर रहा हूं कि कल नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को पटना पहुंचकर नाहले पर दहला देने की तैयारी में है कि आपकी पार्टी बनने के पहले हमने विधानसभा भंग कर दी, अब कीजिए तैयारी। उधर तेजस्वी यादव दुबई घूमते रहे, अब करते रहिए तैयारी, अब चलिए चुनाव में। अब सब लोग जिसको दुबई घूमना है दुबई घूमे, जिसको पार्टी लॉन्च करनी है पार्टी लॉन्च करे, और ज्यादा चीजें जो है वो करते रहे। और एक इससे जुड़ा हुआ वाकया भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ऋषि जी,
84 का लोकसभा चुनाव हुआ था और जनता पार्टी की एकमात्र सरकार चल रही थी कर्नाटक में, रामकृष्ण हेगड़े की। एक भी सीट जनता पार्टी को नहीं मिली, या शायद एक सीट मिली थी लोकसभा में। कांग्रेस ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हेगड़े ने कहा ठीक है, चलिए चलते हैं विधानसभा चुनाव में। पूर्ण बहुमत की सरकार को भंग कर दिया और 2 महीने 3 महीने बाद जब चुनाव हुए 85 में, फरवरी मार्च में, तो पता चला वही हेगड़े की सरकार फिर पूर्ण बहुमत से आ गई। जो लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म की थी कांग्रेस, वो बिखर गई। तो वही जनता पार्टी और जनता दल वाले हैं नीतीश कुमार। क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव सबको सरप्राइज करना चाहते हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, राजद वो स्थिति में नहीं है, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लग रहा था और हम लोगों को भी लग रहा था कि राजद कम से कम, जो राजद मतलब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 13-14 सीटें जीत जाएगी। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 15 के आसपास ये गठबंधन रहेगी, लेकिन उस प्रकार के नतीजे नहीं रहे। यदि राजद के हिसाब से देखें तो राजद जो है राजद को 4 सीटों पर सफलता मिला, कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिला, 2 पे लेफ्ट रहे, 1 निर्दलीय रहे। और यदि विधानसभा वाइज भी एनालिसिस करें अभिषेक जी, तो उसमें आप देखिए एनडीए गठबंधन को एक तरह से लीड है, और एनडीए गठबंधन में भी अब सब कैटेगराइज करके देखें तो जेडीयू को लीड है। तो नीतीश कुमार इस जनता के जो मूड का जो रिफ्लेक्शन है उसको समझते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जो एक तीसरा फोर्स बिहार में डेवलप हो रहा है प्रशांत किशोर के रूप में, उसको जमने न दे। नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि ठीक है वो राजद को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वहां उनको भी नुकसान होगा जहां वो अग्री जातियों के उम्मीदवार देंगे, अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवार देंगे जी। यदि कहीं यादव वर्सेस कुशवाहा का लड़ाई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा अभिषेक जी। जी यदि आप मैं एक सिचुएशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां यादव वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई है, और यदि प्रशांत किशोर जो है उस विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को टिकट दे देंगे, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? एनडीए को होगा। तो इस नुकसान से नीतीश कुमार भी बचना चाहते हैं। इस नुकसान से बीजेपी भी बचना जरूर चाहेगी। हम मान लीजिए बक्सर में चर्चा है कि जो पूर्व आईपीएस है उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ेंगे वो किसका नुकसान उठाएंगे? किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? तो ये तमाम चीजें हैं, और नीतीश कुमार समझदार नेता है, और मुझे लगता है एक समझदार भविष्य वक्ता भी है। वो भविष्य में क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो प्रशांत किशोर को वो जमने नहीं देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को बिहार का अरविंद केजरीवाल नहीं बनने देना चाहते हैं। और आपने देखा जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पैर जमाया, वो अंगद की पैर की तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उस अंगद के पैर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं हटा पाया। 14 से 24 तक तो बीजेपी का गोल्डन एरा है। आप देखिए बीजेपी के इतिहास में 14 से 24 का जो पीरियड देख लीजिए, जितना सफलता इन समय में बीजेपी को मिला है शायद ही कभी मिला होगा। लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह गली गली उतर गए, फिर भी अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में पटकनी नहीं दे पाए। तो वही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक अरविंद केजरीवाल साबित हो। तो तमाम परिस्थितियां हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए निजी कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि तमाम विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री राज्य को छोड़कर, राज्य की जनता को छोड़कर वो एकाएक दिल्ली चले जाए। तब जब कोई प्री शेड्यूल, कोई उनका मीटिंग या ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। तो ये समझने की जरूरत है। और पटना से लेकर दिल्ली तक ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत जोरों पे है कि नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव के लिए दिल्ली गए हैं, और हो सकता है उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी हो सकता है उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हो इस विषय को लेकर। एक चर्चा और है, हालांकि मैं इस खबर को व्यक्तिगत तौर पे इसकी तस्दीक नहीं करता, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, लेकिन एक चर्चा मैंने सुनी है।
आपने सुना होगा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बिहार में गॉसिप कुछ पत्रकार करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी गॉसिप करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग गॉसिप करते रहते हैं, उन लोगों का लॉजिक है। जबकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ है, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, बढ़िया भाषण भी दे रहे हैं। जेपी नड्डा गए थे, देखिए कितना बढ़िया बोले। तो ये सारी बातें बेकार की बातें हैं। और वो नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि मंगलसूत्र कोई लेके आपका चला जाएगा, 4 भैंस है तो 2 भैंस ले जाएगा। भाई नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह की एक बार विधानसभा में कुछ कह दिया था उन्होंने, जिस पर एहसास होते ही कि उनके मुंह से कुछ गुस्से में गलत निकल गया है, अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं खुद की निंदा करता हूं। महिलाओं संबंधित कुछ बयान दिया था। तो नीतीश कुमार मंगलसूत्र जैसे कोई बयान उठपटांग देते नहीं है कि मंगलसूत्र कौन कोई खोल के ले जाएगा तो भैंस खोल के ले जाएगा, 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेगा, वो सब बात नहीं करते। तो मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि वो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से फिट है। लेकिन जो लोग गॉसिप करते हैं, उन लोगों का लॉजिक है, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर गॉसिप करते हैं, इसलिए उनका लॉजिक ये है कि जल्दी चुनाव नीतीश कुमार उनके आसपास के लोग इसलिए चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए तो 5 साल के लिए सत्ता सुरक्षित हो जाए। जल्दी चुनाव नहीं होगा तो आगे चुनाव होगा तो कहीं नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में ही उनको पब्लिक का सामना करने में दिक्कत हो। इस तरह की बातें ये गॉसिप करने वाले लोग चलाते हैं। मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, अर्ली चुनाव का इस तरह का जो अफवाहबाजी है, कोई कारण हो सकता है? आप देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आप हमसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी उम्र में छोटे हैं। और मेरा ये मानना है, नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ है, चाहे शारीरिक स्वस्थता हो, मानसिक स्वस्थता हो। एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी एनडीए अलायंस की तरफ से भी कुछ ऐसे नेता हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ने में लगे रहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वस्थता जो है सही नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ। और जहां तक स्लिप ऑफ टंग की बात है या ऐसे कोई ऐसे बयानों की बात है, तो प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए। आज देश में सबसे लोकप्रिय नेता, तमाम, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सर्वे कर रही है कि सर्वे किस प्रकार से कराई जाती है ये अलग बात है, लेकिन तमाम सर्वे यही कह रही है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा था कि नाले में पाइप डालो और उस पाइप से गैस चूल्हा को कनेक्ट करो और चाय बना लो। तो उसको लेकर क्या कहिएगा कि नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से स्वस्थ है क्या? जी, रडार थ्योरी नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया था, तो क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से स्वस्थ है क्या? जी, वो कैमरा वाला, ईमेल वाला, तमाम ऐसे एग्जाम्पल है। अब कहने की बात है क्या? यदि महिलाओं को लेकर यदि आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने भी किसी सम्मानित सांसद के स्वर्गवासी पत्नी का किस प्रकार से रेट लगाया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार, क्या कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री की जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इलाज लंदन गए इलाज कराने? अरे भैया, राजनीति में इस प्रकार का बयान या स्लिप ऑफ टंग हो जाता है जी। इसका मतलब ही नहीं है। यदि नीतीश कुमार, मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ या विपक्ष के जो एलाइज या नीतीश कुमार के जो एलाइज पार्टनर के उन तथाकथित कुछ नेताओं से पूछना चाहता हूँ, यदि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो भाई नेता क्यों मान रखे हैं आप? एनडीए विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार है। ये सब फालतू बातें जो लोग कर रहे हैं, फालतू बातें हैं। मैं यही चीज आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे सवाल उठाते हैं। तो भैया, आपके एनडीए के विधायक दल के नेता क्यों है वो? तो ये सब बकवास है, बेसलेस थ्योरी है एक नेता के को लेकर। 98-99 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उसके ठीक पहले अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या गॉसिप चलाते थे लोग। उस समय भी एक गोदी मीडिया थी, भले उसका स्वरूप छोटा था, गोदीगिरी का स्तर कम था। अटल बिहारी वाजपेयी भूल जाते, देखिए याददाश्त कम। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव में नेतृत्व किया, जीत दिलाई 99 में, करगिल के बाद जो चुनाव हुआ। तो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। आप देखिए, आप कभी हम लोग भी ऐसा कुछ ऐसा कर लेते थे। एक आध बार अटल जी ने भी चुटकी ले ली, बीच में रुक गए, बोले जा, मैं तो भूल जाता हूं ना। देखिए, अब उन्होंने लालजी टंडन को श्रीमती लालजी टंडन कह दिया था। लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लालजी टंडन को श्रीमती लालजी टंडन कह दिया था।
तो होता है एक उम्र का भी, देखिए एक उम्र का भी प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक है, जी। स्वस्थ हैं। अरे उनको देखिए, मैंने भगवान उनको देखा है। भगवान उनको जी, स्वस्थ रखे। मैंने और देखा है मरीन ड्राइव पे वो पैदल चल रहे थे अधिकारियों के साथ, तो देख करके लग बिल्कुल रहा था कि अधिकारी जो उनसे कम उम्र के अफसर हैं वो उतने फिट नहीं है जितने नीतीश कुमार फिट है। मैंने उनके बिल्कुल। चलने का देखिए होता क्या है, आप बॉडी लैंग्वेज कैसे पकड़ते हैं, चलने का अंदाज, कम्युनिकेट कर रहे हैं अधिकारियों से जो बात कर रहे हैं, अरे देखिए मुस्कुरा आप, करके, अरे अभिषेक जी, वो अब सारी अभिषेक जी चीजें कभी जब हम, हम देख रहे थे लग रहा था कि उनसे ज्यादा फिट है ये, वो अधिकारी अरे उनके कभी फिट हम नहीं है लोग, उतने जितने की वो फिट है। कभी हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, बाद में मैं उस चीज को लेकर मनन करता हूँ, ये याद करता हूँ कि तो भाई ये तो बचपना थी हमारी। तो ये होता जी है, हर व्यक्ति इंसान है, भगवान नहीं है जी। कि सब कुछ तो परफेक्ट होगा सब जी। अगला ऋषि जी, सवाल जी। नीतीश जी पटना लौट करके आ रहे हैं। आज लौट जाए, बात सहमति अगर बन जाए कि किस मोडेलिटी पर चुनाव होगा, सीट शेयरिंग का मामला भी है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नीतीश कुमार गए तो देखिए इनमें एक बड़ी चीज है, 17 में जब वो एनडीए में आए थे तो मुकम्मल फैसला करके आए थे, भले ही वो राज खुला 2019 की जनवरी में, मुकम्मल फैसला करके आए थे कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर लड़ेगी 17 में। और देखिए 22 सीट जीतने वाली भाजपा को 17 पर लड़ना पड़ा, और 2 सीट जीतने वाली जेडीयू भी 17 सीटों पर लड़ी। वो मुकम्मल फैसला दो, नीतीश कुमार अगर गए हैं तो सिर्फ विधानसभा भंग करा, वो तो 2 मिनट का काम है, वो अपना कर देंगे, उनके बूते मोदी सरकार है, कौन मना कर देगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के वो गए हैं। ये चर्चा है कि भाई सीटों के मामले में जो आपके ये अलायंस पार्टनर है, वो अलायंस पार्टनर हमारे नहीं है। उनका साफ कहना है उनके लोगों का कि नीतीश कुमार के अलायंस पार्टनर पशुपति कुमार पारस है और कोई नहीं है। जो बाकी लोग हैं एनडीए में वो भाजपा के अलायंस पार्टनर है, और पशुपति कुमार पारस जिनको भी रेकमेंड करेंगे, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ा देंगे। ये सारी बातें हैं। आज क्या लगता अब है मुझे इस पर ये सहमति चीज समझ लेकर में आ नहीं, जाएंगे? देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पशुपति पारस जेडीयू के इलाज पार्टनर हैं अभिषेक जी। तो पशुपति पारस को तो बीजेपी हर दिन कमजोर करती आ रही है। उनके एक मजबूत नेता थे सुनील पांडे, उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। अब सूरजभान के बारे में भी चर्चा है कि वो पशुपति पारस के साथ अब तक बने हुए हैं। सूरजभान के लिए भी चर्चा है कि सूरजभान अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं विधानसभा का, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तब इनके पास जी, दुकान में सामान ही नहीं बचेगा तो नीतीश कुमार कितना सीट देंगे। एक अलग नीतीश बात कुमार है, का मैं काम तो इसलिए और आसान हो जाएगा ना, उनका हाँ हाँ काम तो हाँ और वही। आसान हो जाएगा तो कि टिकट मांगने की स्थिति में नहीं एक तरह रहेंगे। से एक तरह से बीजेपी उनको कमजोर कर रही है और नीतीश कुमार के लिए भी आसान कर रही है, सही कहा आपने। जी लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, दो चीजों को लेकर चर्चा जोरों पे है। एक तो मध्यावधि चुनाव को लेकर, दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर कि कौन कितना सीटों पे लड़ेगा, कौन किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगा। बाकी जो एलाइज पार्टनर है, लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा है, इनको कौन एडजस्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो ये तमाम चीजों पे नीतीश कुमार बात करने गए हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो ये जो डिमांड है उसको बीजेपी को कहीं न कहीं मानना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, केंद्र की सरकार है जो नीतीश कुमार के बलबूते है। आप देखते हैं गाय बगाए जो जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी कभी-कभी प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहते हैं। सरयू राय भी तो दिल्ली में है, नीतीश नीतीश कुमार कुमार दिल्ली में है, तो सरयू राय भी दिल्ली में है। ऐस इसका झारखंड कनेक्शन क्या है? ऐसे स्थिति में झारखंड कनेक्शन ये है अभिषेक जी कि ऐसा चर्चा है कि 8 से 11 सीटों पे जो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है आजसू के साथ बीजेपी का। सवाल ये जी उठता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कम से कम 4-5 सीटों पे पर भी समझौता बीजेपी के साथ जेडीयू का झारखंड में हो जाए, ताकि सरयू राय या तमाम उन नेताओं को एडजस्ट किया जाए जो बड़े नेता हैं, झारखंड के बड़े नेता हैं और जेडीयू में इन दिनों शामिल उनको किया गया है। तो इस बात को लेकर भी चर्चा है और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के एजेंडा में झारखंड भी है। हालांकि चिराग पासवान भी दबाव बना रहे हैं कि एक सीट हमें भी दे दीजिए। कोई वीरेंद्र प्रधान है उनके लिए वो मांग रहे हैं, अभी पूर्व बाहुबली रहे हैं। पता नहीं लोजपा को जी बाहुबलियों से क्या मतलब इतनी यारी है। वो वीरेंद्र प्रधान का नाम आपने सुना होगा, झारखंड के बड़े बाहुबली, रांची के बड़े बाहुबलियों में से आते हैं।
तो उनके लिए भी वो टिकट 4 है। तो ये तमाम चीजें हैं नीतीश कुमार के पिटारा में। अब देखिए किन चीजों पे कितना सहमति हो पाता है, ये देखने वाली बात है। जी। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको लोजपा में बाहुबलियों से क्यों प्रेम है आप कह रहे हैं। मुझे आज से 8-10 दिन पहले एक दुखद बात लोगों ने बताई, और दुखद बात ये बताई, किसी ने पूछा मुझसे कि आखिर किस मुहूर्त में रामविलास जी ने लोजपा का गठन किया था कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति सांसद बनता है लोजपा से। अब तक 3 सांसदों के साथ ऐसा दुखद दुर्योग हो चुका कि तीनों को पुत्र शोक से गुजरना पड़ा। ये सब सूरजभान सिंह फालतू को, बातें हैं। रामा सिंह को अच्छा ये सब भाई, और दिनेश अच्छा आप पत्रकार हैं, हीरा देवी को। आप पत्रकार हैं, बहुत ही जी, पढ़े लिखे मैं पत्रकार इन हैं, सब चीज़ों में फालतू यकीन नहीं बातें। रखता। जी, मैं इन सब ऐसे चीज़ों में ऐसे यकीन तो नहीं ये रखता। ऐसे तो कहेंगे बीना देवी के बेटे, सूरजभान के बेटे, रमा सिंह के बेटे, हुलास हुँ, पांडे के बेटे, हुलास पांडे के हाँ, बेटे को क्यों छोड़ दिए? वो भी लोजपा में ही है। ये सब हुँ, बकवास बातें हैं, ये सब बेसलेस थिंग है। जब जी। ये सब अपना नहीं, एक नहीं, मैं आज वही कह देखिए रहा था। आज मैं आजकल यूट्यूबरों का एक हो गया अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इन तमाम हाँ, गलत कुछ गलत भी कह थ्योरियों देते को हैं। मैं रखते उसी हैं। बात पे आ रहा था। मैं तो इन तमाम परिवारों को ढाढ़स बढ़ा रहा हूँ। गहरी गहरी बताइए, संवेदना है, आप किसी के बताइए, साथ ऐसी घटना, गहरी संवेदना दुखद है। घटना होती आप है, मतलब उनके दुखों बीना को हम देवी कम के नहीं कर जो सकते, लेकिन बहुत गहरी संवेदना है सबके साथ। बीना देवी के जो बड़े पुत्र छोटू सिंह, राहुल उर्फ राहुल राज नाम है उनका, हुँ, जिस प्रकार से उनका मौत हुआ है, आप समझ जाइए उनकी पत्नी, उनकी बेटी, एक छोटी सी बेटी हुँ, है उनकी 8-10 साल की। हुँ, अब बताइए उस परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। और जी। ऐसी स्थिति निश्चित तौर में पर कुछ इस तरह पत्रकार की इस बात प्रकार है। के थ्योरी गढ़ते हैं। मैं तो इसी यही कहने जा रहा था जो बात आप कह रहे हैं। मैं उसकी मैंने कुछ निंदा यूट्यूब करता हूँ। चैनलों पर देखा कि यार मैं सोशल मीडिया में इस तरह की आलतू-फालतू, वही मैं पूछने जा रहा था। आपने अच्छा किया पहले जवाब दे दिया। आखिरी अब सवाल पर इसी से बताइए मैं आ रहा बेचारे, हूँ। मैं एक बात कह के खत्म करता हूँ। बेचारे छोटू सिंह की क्या गलती? वो दादी, अपनी दादी दाऊद नगर या दाऊदपुर घर उनका है, वहां से दादी हुँ, अपनी दादी से भेंट करके आ रहे थे। हुँ, ये रोड एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु उनकी हुई है, और उस ऐसे ऐसी स्थिति में कुछ पत्रकार ये लॉजिक गढ़ रहे हैं कि लोजपा में शामिल होते हैं, इस प्रकार ये सब हुँ। बेसलेस जी, आप बस कुछ सही सवाल बात पूछ रहे है। थे। जी, आखिरी सवाल पर इसी जी हम आ रहे हैं। सवाल दरअसल ये है, मुझे राजद के एक नेता ने आज से 1 डेढ़ महीने पहले कहा, आज से 1 डेढ़ महीने 2-3 महीने पहले दरअसल कहा था कि नीतीश, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभिषेक जी आप जानते हैं नीतीश जी अर्ली इलेक्शन क्यों चाहते हैं? मैंने पूछा क्यों चाहते हैं? उनका क्या लॉजिक है? उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश जी की इच्छा है, वो तो सही है कि नीतीश कुमार और जिस गठबंधन में रहेंगे, बहुमत के आंकड़े तक, चाहे बड़े बहुमत की ओर या छोटे बहुमत की ओर, वही गठबंधन जाएगा, क्योंकि बिहार में वोटों का सामाजिक समीकरण ऐसा है। चिराग मॉडल अगर ना हो, अब तो होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि अब चिराग मॉडल होगा तो पता चला कि दिल्ली की सत्ता ही बिखर गई। तो चिराग मॉडल ना हो तो फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 80 सीटों के साथ किसी भी गठबंधन में आप रोक नहीं सकते कि 70-80 से कम सीट वो लाए। तो उस परिस्थिति में मैंने पूछा उनसे कि आप ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे राजद नेता होने के बावजूद कह रहे हैं? तो बोले हाँ, मेरे साथ भी वो चुनाव लड़े तो दोनों पार्टियां 70-80 के आसपास जाएगी या उससे ऊपर जाएगी। हमारे विरोध में भी लड़े तब भी नीतीश कुमार की सीटें 80 के आसपास जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने जो बात बताई कि फिर सीटें नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रह के लड़ेंगे तो राजद की घटेगी। पिछली बार चिराग मॉडल की वजह से उनकी सीटें 80 तक पहुंच गई थी, 75 तक। और अगर राजद के साथ मिलकर लड़े तो भाजपा की घटेगी, ये भी तय है। तो नीतीश कुमार अगर राजद के साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं, इसी गठबंधन में यदि चुनाव लड़ते हैं, तो उनके मुताबिक राजद की सीटें घटेंगी। वोट प्रतिशत भले एक बरकरार रह जाए, सीटें घटेंगी। और सीटें घटेंगी तो राजद को गठबंधन में जूनियर पार्टनर के तौर पर उसके साथ सरकार चलाने की जो नीतीश कुमार की दिली इच्छा बताई जाती है कि राजद उनकी जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार में रहे, ना वो इच्छा 15 में पूरी हो पाई थी, 71 थे, वो 80 जीत गए थे। ना ये इच्छा उनकी 2022 में पूरी हो पाई, और 43 से ऊपर बढ़ने के साथ-साथ उनकी दूसरी बड़ी इच्छा यही बताई जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इस इच्छा से अवेयर है, अवगत है? देखिए, एक बात बता दूं, आपके हर सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं, बीच में टोकिएगा नहीं। जी, जी, जी। यदि प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर का बीजेपी से यदि पर्दे के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्रशांत किशोर सभी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे और सभी पार्टियों की जो संख्या है वो घटने जा रही है। हुँ, नंबर 1। नंबर 2,
आप ये बात समझ लीजिए कि सत्ता में यदि एनडीए या महागठबंधन दोनों में से कोई आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। महागठबंधन मतलब राजद अपने बलबूते तो आएगी नहीं जी, राजद अपने बलबूते आएगी नहीं। जब ऑपरेशन चिराग चला फिर भी अपने बलबूते नहीं आई, ठीक है। तो खुट्टा वहीं जो गड़ा हुआ है वहीं रहेगा, कोई उखाड़ नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ठीक है। यदि नीतीश कुमार मजबूत होते हैं और राजद मान लीजिए कुछ संख्या कम भी रहती है, तो ये नीतीश कुमार के लिए बूस्टअप वाली स्थिति होगी कि ठीक है भैया ये तो जूनियर है। तो वहां एक कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लेवल का होता है अभिषेक जी। जी, लेकिन सत्ता की मलाई किसे अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन यदि आप देखें दूसरे एंगल से देखें, चाहे विधायकों की संख्या कुछ भी रहा हो, चाहे वो राजद रहे हो चाहे वो बीजेपी रहे हो, जूनियर पार्टनर हर स्थिति में यही दोनों रहे हैं, जेडीयू कभी नहीं रहा है। आप देखिए संख्या बल 43 है, मुख्यमंत्री किसके पार्टी से है? जेडीयू से। तो जूनियर पार्टनर कौन हुआ यहाँ? बीजेपी हुआ। इससे पहले भी राजद के साथ थे, राजद की विधायकों की संख्या अधिक थी, जेडीयू की विधायकों की संख्या कम थी। जूनियर पार्टनर कौन थे वहां? राजद थे। तो ये बात समझ लीजिए, संख्या बल के आधार पर आप मत डिसाइड कीजिए एक चीज बता दीजिए, चलते चलते बता दीजिए ऋषि जी, चलते चलते हमको एक बात बता दीजिए, खुल के बता दीजिए, ये कौन सा मैजिक है, चाहे नीतीश कुमार के विधायक कम हो, चाहे नीतीश कुमार के विधायक 43 हो, चाहे नीतीश कुमार के विधायक 115 हो, वो जिस परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री हो, सहयोगी पार्टी की कुछ चलती नहीं है। वो नीतीश कुमार के अधिकारी, नीतीश कुमार की इच्छा के अनुरूप, पूरा बिहार का प्रशासन, एक भी डीएमएसपी ऐसा नहीं होगा जो बिना नीतीश कुमार की मर्जी के किसी की सुन ले। ये कौन सा मैजिक इन्होंने बना रखा है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि आप 43 पर है तब भी आपकी वही चलती है, किसी सहयोगी दल की कुछ नहीं चलती है। आप 115 थे तब भी आपकी वही चलती थी, आप 71 थे तब भी आपकी वही चलती थी, आप 88 विधायक जीत के आए थे तब भी वही चलती थी, 34 विधायकों के साथ 7 दिन के लिए जीते थे तो उन 7 दिनों में भी आप ही की चलती थी। ये क्या मैजिक है जनाब? मैजिक उसका कारण है, उसका कारण है जो उनके एलाइज पार्टनर हैं वो भली भांति जानते हैं कि थोड़ा भी उधर उधर करेंगे तो किसी बहाने से फिर वो उधर भाग जाएंगे या उधर से इधर आ जाएंगे। तो ये जानते हैं कि भाई जो इनको मन में आता है वो करने दीजिए। दूसरी बात, गृह विभाग हमेशा इनके पास रहा है। तीसरी बात, बीजेपी छोड़ दीजिए, जेडीयू के भी जिस मंत्री से उनके संबंध अच्छे नहीं, मान लीजिए संबंध अच्छे नहीं होंगे तो मंत्रिमंडल में तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर रिलेशन खराब होता है तो वो एसीएस, उस विभाग के एसीएस को टाइट कर देते हैं। आप देखिए स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के पास है तो वहां उन्होंने प्रत्यय अमृत को लगा दिया है। इससे पहले राजद के कोटे में शिक्षा विभाग था तो के पाठक जैसे तेज तरार आईएएस को वहां एसीएस बना दिया था। चंद्रशेखर साहब का कुछ चलता ही नहीं था, इतना नहीं चलता था कि उनके आप सचिव जो है शिक्षा सचिवालय जा सके। तो ये नीतीश कुमार का एक अपना स्टाइल रहा राजनीति करने का कि तमाम, खासकर तमाम एलाइज पार्टनर के कोटे में जो मंत्रालय है उसमें एसीएस इस प्रकार अपने वफादार आईएएस को वहां एसीएस नियुक्त कर देते हैं ताकि मंत्री पे कमांड उनका रहे। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण खबर और है लालू यादव को लेकर। लालू यादव के जो बड़ी पुत्रवधू हैं ऐश्वर्या राय या ऐश्वर्या यादव, वो प्रशांत किशोर के संपर्क में है और पटना के राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। ऐश्वर्या राय क्या नाम है? ये राय ही होंगे, चंद्रिका राय उनके पिता का नाम है। तो संभावना है कि ऐश्वर्या राय प्रशांत किशोर की टीम यानी जन स्वराज में शामिल हो सकती है और जन स्वराज के सिंबल पे चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव वो लड़ सकती हैं। अब छपरा और सारण के बेल्ट में कितना नुकसान पहुंचा पाती हैं ये देखना होगा, लेकिन एक बड़ी सफलता मैं मानता हूं यदि ऐश्वर्या राय जो है जन स्वराज में शामिल होती हैं तो एक बड़ी सफलता और राजद के लिए एक सांकेतिक रूप से झटका तो होगा ही। अब कितना नुकसान पहुंचा पाती है ये देखने वाली बात है जी। तो देखिए, बिहार एक अनोखा प्रदेश
जहां बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, तमाम राजनीति अपनी तरफ। लेकिन इस भीषण आपदा के दौर में न तो गवर्नर बिहार में, न मुख्यमंत्री बिहार में, न नेता प्रतिपक्ष बिहार में, सब के सब एक साथ बिहार से बाहर है। वाह रे प्रशासन, वाह रे शासन, वाह रे लोकतंत्र। और इन सब के बीच चुनाव कराने की कवायद। ऋषि जी कुछ कह रहे हैं संक्षेप में, ऋषि जी। आपके खबर का इतना असर हुआ है कि चिराग पासवान दिल्ली से भागे भागे पटना आए हैं और बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण करने आज गए हैं। तो आपके जी। खबर का कितना असर है ग्राउंड पे, ये दर्शकों को बताना चाहता हूं। चिराग पासवान ने कल ट्वीट किया था, उस ट्वीट पे मैंने खुद रिएक्ट किया, उसके बाद न्यूज लॉन्चर ने इस खबर को चलाया। आज चिराग पासवान मैदान में है, फील्ड में है, लोगों के बीच में है। चलिए, न्यूज लॉन्चर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन बिहार में अनोखा लोकतंत्र कि बिहार बाढ़ की आपदा विभीषिका से ग्रसित, और बिहार में मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष तीनों एक साथ, कोई दुबई में, कोई दिल्ली में। तो इस तरह के लोकतंत्र के बीच अब लोकतंत्र के महापर्व को समय से 8-10 महीने पहले कराने की कवायद भी चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली से आएंगे, सीटों पर बात होगी, और कोसी का इलाका जो जनता दल यूनाइटेड का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है। तो उस गढ़ के बीच में गढ़ बचाना है या जनता को बचाना है, राजद के लिए कहें तो अपना एमवाई समीकरण बचाना है, दुबई जाना है, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना है। भाजपा के लिए कहें तो दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम वहां पहले से चलता है। हर चीज का एक इलाज, हिंदू खतरे में है। लेकिन बाढ़ में जो लोग बिहार में विभीषिका से पीड़ित है, शायद भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में वो हिंदू नहीं है। तभी जाकर उनके लिए 10 सालों की सत्ता के बावजूद, तमाम लंबे लंबे भाषण देने के बावजूद, एड़ी अलगा अलगा कर भाजपा के नेता जो भाषण देते हैं, उसके बावजूद अब तक कोई निदान नहीं हो पाया है। अब तक कोई उसके लिए राहत नहीं निकल पाई है कि कैसे कोसी के इलाके को, कैसे कोसी नदी को, कैसे पश्चिम चंपारण में चंपारण तटबंध को, सारण तटबंध को, और कैसे पूरे उत्तर बिहार को, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज, सिवान से लेकर कोसी, मिथिला और सीमांचल के इलाके तक को बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाई जाए। राजनीति चलती रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, नेता आते रहेंगे, नेता भाषण देते रहेंगे, कोई हिंदू बचाएगा, कोई जात की बात करेगा, और उधर ओवैसी साहब भी बीच में आ जाएंगे, वो अपना खतरा लेकर के कि खतरे में है। सब खतरे की बात करते रहेंगे। लेकिन आज जब इंसान खतरे में है इस बाढ़ में, तो सत्ता के शीर्ष के 3 बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और गवर्नर, एक साथ राज्य के बाहर है। यही लोकतंत्र है। बिल्कुल सही कहा था आदम गोंडवी ने, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, राम राज आया है विधायक निवास में। तो अब राम राज कहां कहां आ गया है, अब देखते रहिए। और इसी में आपको लोकतंत्र की महापर्व को भी मनाने का अवसर समय से पहले देने की तैयारी चल रही है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।